हेलो एवरीवन, आज आपको हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी पॉइंट है उससे संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। एमसीक्यू अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? अभिनव भारत का गठन आप लोगों को पता होगा बीडी सावरकर ने किया था, तो विकल्प ए इसमें सही है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि वर्ष 1904 में बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। बीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत बना था। तो पहले इसका नाम मित्र मेला था और बाद में इसका नाम अभिनव भारत बन गया था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, तो ये नाम याद रखिएगा, किसने फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें आपके शिव वर्मा नहीं थे, बाकी के तीनों सदस्य थे। किसके? HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पंक्तियों में को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसको रामप्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त पंक्तियां जो है बिस्मिल आज़िमाबादी की हैं। बिस्मिल आज़िमाबादी का वास्तविक नाम, तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल दूसरे कोई हैं। बिस्मिल आज़िमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वह वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदासन बीरा गाँव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका शबाह में यह छपी थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक जो है वो आपके फिरोजपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी इसमें नहीं हुई थी। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई थी। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इसको महात्मा गांधी ने कहा था। विकल्प बी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन क्या समझता था? भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायुकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, बाकी सभी में, चाहे राजकोट सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, सभी में भाग लिए थे गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, इसमें जो व्याख्या दी गई है, राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें से चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। डेट की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में हुआ था, सहयोग आंदोलन 1920 में, और चंपारण सत्याग्रह जो है वर्ष 1970 में हुआ था। तिनकटिया पद्धति के खिलाफ 3/20 में भाग के नील की खेती करना अनिवार्य था। ये तिनकटिया पद्धति जिसमें चंपारण आंदोलन हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, बंग भंग का उद्देश्य था? बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव करना।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए थे। क्या हुआ था? जो नरम गरम दल थे दोनों के बीच जो है लखनऊ अधिवेशन में 1916 में मतभेद को सुलझा लिया गया था। वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता विशिष्ट है, मतलब वर्ष 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ था। अगला है 14 नंबर प्रश्न, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? तो विंस्टन चर्चिल ने सबसे जोरदार विरोध किया था कि हम कैसे इसको बराबरी का दर्जा दे दें। देशद्रोही फकीर भी उसे कहा गया था। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील से दोगे किस नेता ने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा उन पर गंभीर प्रहार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी बाद में। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ये सब अगर नामों से आते हैं तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ की गई थी। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए थे। व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो व्यायाम मंडल की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। विकल्प बी सही है। महाराष्ट्र में तिलक के 2 शिष्यों दामोदर हरि चापेकर व बालकृष्ण चापेकर द्वारा 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? नौजवानों को संगठित कर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देना था। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा भी कर लिया था? तो गणेश घोष। नेतृत्व किसने किया था? गणेश घोष। विकल्प बी सही है आपका। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो इसमें कहा गया है कि चटगांव या चिटग्राम विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते हैं, के नेतृत्व में हुई थी, जिसने चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया तथा दूसरी ओर लोकीनाथ बल के नेतृत्व में 10 युवा क्रांतिकारियों ने सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था चंपारण का 1917 में हुआ था। इसमें कहा गया है कि इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी सहित ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, संत राउत राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि लोग जुड़े थे। 21 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी 1940 में लाहौर वाले सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, पृथक पाकिस्तान। अगर बात करें लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण की मांग की जाती है। पाकिस्तान के शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 22 नंबर प्रश्न है, मैक मोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैक मोहन ने 1914 में संधिपत्र प्रस्तावित किया था शिमला में। कहाँ पे प्रस्तावित किया था? शिमला में। विकल्प बी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है 24 नंबर, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? चार्ल्स आयोग। कौन सा था? चार्ल्स आयोग था। अगर बात करें इसकी व्याख्या की, सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग 1854 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित की जाएँ और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल से संबंधित कॉलेज खोले जाएं। 26 नंबर प्रश्न है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। विकल्प सी सही है। या अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च जो प्रारंभ किया था वो 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल दांडी पहुँचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? इसमें दिया गया है सत्य जो है सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा को साधन एवं सत्य साध्य मानते थे। तो मतलब कुल मिला के सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है, इसको मोहनदास करमचंद गांधी ने माना था। अगला आपका है, गांधी को माना जाता है, गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। याद रखिएगा, ये सब इसमें का नहीं है लेकिन क्वेश्चन दिए हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके अरविंद घोष है। अरविंद घोष की अगर बात करें तो लाइफ डिवाइन की पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस के पश्चात इन्होंने राजनीति से क्या लिया था? संन्यास ले लिया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न आपका है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक हिंदू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। अल हिलाल किसका पत्र है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की 1915 में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो सरोजिनी नायडू जो संबंधित हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं और मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। तेज बहादुर सप्रू की अगर हम बात करें तो लिबरल पार्टी से संबंधित है। बीडी सावरकर आपके हिंदू महासभा से संबंधित है। तो इसका ये सही सुमेल होगा। अगला प्रश्न आपका है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी थे। 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। अब 36 नंबर प्रश्न है आगे, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन को दोनों का समर्थन मिला था। खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920-22 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन प्राप्त था। इस संदर्भ में एचिंसन की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। 37 नंबर प्रश्न है, रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है 1927 में ब्रुसलेस में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। वर्ष 1927 में ब्रुसलेस में दलित राष्ट्रवादियों की तरफ से कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। 39 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार की दिशा में उनका मुख्य काम था। अगला प्रश्न है भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। विकल्प डी आपका इसमें सही है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। अब अगला जो है सूची 1 और 2 सूची को सुमेलित करना है आपको। तो पहले है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कई बार ये पुस्तकें पूछी जाती हैं, पुस्तकों का नाम दिया गया है तो इसमें पूछा जाता है। तो इसमें पहला जो आपका रहेगा हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी हैं उसमें आपका हिंद स्वराज रहेगा। उसके बाद जो बी रहेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो आपका द व्हील ऑफ हिस्ट्री। और राजेंद्र प्रसाद आपके रहेंगे इंडिया डिवाइडेड में, और मौलाना आज़ाद रहेंगे इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये पुस्तक याद रखिएगा। पुस्तक है महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया की है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड, मौलाना आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। तो विकल्प ए इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। विकल्प बी आपका इसमें सही है। अगला इसमें दिया गया है कि दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की पुष्टि की गई थी और प्रतिज्ञा कहाँ पे ली थी? कलकत्ता वाले अधिवेशन में। फिर है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची को सुमेलित करना है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें एससी बोस या सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो ये सुमेलित होंगे आपके नंबर फर्स्ट कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष। फिर जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था इनके टाइम पीरियड पर। अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो संबंधित हैं आपके लाल कुर्ती आंदोलन से। सरदार पटेल जो संबंधित है वो बारदोली आंदोलन से। तो इस तरह से आपका ये सही होगा जो सुमेलित किया गया है। अगला प्रश्न है क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। आपको क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले साइमन कमीशन भारत। तो इसमें आप देखेंगे कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन, तो अगर इसमें बात करें तो कौन सा सही होगा? सबसे पहले आपका जो है असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के आसपास। उसके बाद आपका साइमन कमीशन भारत का आगमन ये हुआ था आपका 1927 में। उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता लगभग 1930-31 के आसपास हुआ था। फिर उसके बाद पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 में हुआ था। तो अगर इस तरह से हम विकल्पों की बात करें तो इसमें 2, 1, 4, 3 मतलब पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर ये 4 फिर ये 3 रहेगा। इस तरह से आपका सुमेलित होगा। तो इसमें विकल्प 2, 1, 4, 3 सत्य हैं। इसमें दिया गया है कि रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में पूना की यरोदा जेल में 20 सितंबर 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इसी माह गांधी जी व अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित है। अभ्युदय समाचार पत्र से मदन मोहन मालवीय संबंधित थे। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे। वर्ष 1907 में उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन और द लीडर को भी निकाला। संपूर्णानंद मर्यादा नामक पत्र निकालते थे। महात्मा गांधी नवजीवन के संपादक रहे हैं। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था इंडिया। जो प्रथम साप्ताहिक पत्र था उसका नाम इंडिया था। इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन 1890 में कराया गया था, जिसे 1898 में साप्ताहिक बना दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? स्वशासन आंदोलन जो था श्रीमती एने बेसेंट एवं तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। अगर इनकी व्याख्या इसकी देखें हम तो स्वशासन आंदोलन होम रूल
आंदोलन को ही कहते हैं, जिसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 की अवधि में चलाया गया था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैटिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 मद्रास में की थी, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। 48 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी ही अध्यक्ष थे। इसमें लिखा गया इन्होंने वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है 49 नंबर, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रीय गान। इसमें लिखा गया कि 27 दिसंबर 1911 को आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दत्त थे, ये याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली से आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा AV अलेक्जेंडर थे। उस समय स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे तथा अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसके शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? तो सैयद अहमद खां थे। कौन थे? सैयद अहमद खां ने 1893 में कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन का स्थापना की। बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। इसमें आपका मिलान करना है कौन कौन सा इसमें सुमेलित होगा। धर्म सुधार आंदोलन एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ संस्थापक। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने की थी। वेद समाज की अगर हम बात करें तो केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू, केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू ने की थी। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडु ने की थी। तो ये आपका सही सुमेलित था। अब आगे है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो किसका मिलान सही किया गया है? तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका मिलान सुमेलित है, बाकी नहीं सुमेलित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1920 में किया था। इससे पूर्व यह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1969 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 54 नंबर, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र को, लाहौर सत्र में। इसकी व्याख्या वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 57 नंबर, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे प्रथम बार। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन थे? बेब मिलर थे, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें आगे अगला जो प्रश्न है, वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बाकी हर जगह बनाई थी। जुलाई 1947 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। 1935 अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था वो केवल 28 माह का था। कितने दिन का? 28 माह का था। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, पहली बार हरिपुरा में अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसकी व्याख्या अगर देखें तो वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वह गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र उन्होंने दे दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे बाद में। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी ने नहीं समर्थन किया। तो इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या में वही लिखा गया है जो उसमें दिया गया है। तो अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, प्रस्ताव का। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ अली मेहर ने तथा करो या मरो का नारा, इसमें लिखा गया है कि भारत छोड़ो क्विट इंडिया तथा करो मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 66 नंबर प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय अध्यक्ष थे, विकल्प 20 में सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। 68 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह थे। 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन किया था या घोषणा की थी। 70 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। 71 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। अगला प्रश्न है 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विकल्प ए इसमें सही है। इसमें कहा गया है कि 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वह वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्दृष्टि अनुदेश प्रपत्र
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। विकल्प बी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो डी बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था, बी आर अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 बम्बई में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा पहले महासचिव ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? यहूदी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इसमें लिखा गया है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसी के समय चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक भारत के वायसराय थे, जिसका समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महात्मा गांधी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो महात्मा गांधी के विषय में गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, तो यही सत्य नहीं है, गलत है, बाकी सभी सत्य हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, बिल्कुल सत्य है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, बिल्कुल सत्य है। गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग रॉलेट एक्ट के दौरान किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न आपका है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो दांडी मार्च में कहा था इसको। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इसमें से कौन सा तथ्य सही है? इसमें कहा गया ऊधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या 1944 में कब की गई थी? 1944 में, इसमें ऐसा कहा गया है। उसके बाद कौन सा तथ्य सही है? तो ऊधम सिंह द्वारा जो है इसमें लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी, तो ये वाला कथन सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1918 में की थी, ये गलत है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस का बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, सुभाष चंद्र बोस कहा था, गलत है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1930 में, तो ये भी गलत है, विकल्प आपका सही है। ऊधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में की थी। गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में किया था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, कथन गांधी जी का है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में तिलक के वकील कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग का गठन किया गया। इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तिलक पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने पैरवी की थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा बटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या कब की थी? तो 1928 में की थी। इसकी व्याख्या की बात करें, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें बर्बरता से पीटा गया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अतः 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा बटुकेश्वर दत्त ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें जो सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, ये सही है। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई, ये बिल्कुल गलत है। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1924 में सही है। 1926 में अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई थी, ये भी सही है। इसमें दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1916 से 17 में जस्टिस आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो जस्टिस आंदोलन मद्रास में चलाया गया था। NC मुदलियार, P त्यागराज तथा TM नायर द्वारा मद्रास में जस्टिस आंदोलन 1916-17 में चलाया गया था। केरल में 1924 में वाइकोम आंदोलन चलाया गया था।
85 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया था? मजदूर संघ किसने स्थापित किया था? वीपी वाडिया ने मजदूर संघ को स्थापित किया था। मद्रास मजदूर संघ के नाम से 1918 में वीपी वाडिया ने भारत का प्रथम मजदूर संघ स्थापित किया था। लाला लाजपत राय 1920 में ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। एमएन जोशी के प्रयास से 1925 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। इसमें गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे, केदारनाथ तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। 87 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो सिंगापुर में दिया था। अगला है, जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा था? अंडमान। 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जिसका नाम इन्होंने क्रमशः शहीद तथा स्वराज द्वीप रखा था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहाँ चलाया गया था? दिल्ली में चलाया गया था। इस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा आसिफ अली ने बचाव के लिए वकालत की थी। अगला प्रश्न है, 1945 में दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो मोहन सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक गुरु बख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया था। मोहन सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो ये था आपका वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित था, आधुनिक भारत या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।